Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड विश सभी बहुत अच्छे हैं। जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, आई होप एंड विश कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से जारी होगी और जल्द ही आपको जो आपका गोल है वो मिले, ऐसी मेरी विश है सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो गाइस, जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। द चैनल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट एग्ज़ाम की और जीआरएफ की। यहाँ पर हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ नेट एंड व्हाट इज़ जीआरएफ, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। अप्रॉक्स 31 क्वेश्चन के अराउंड मैं यहाँ पर बात करूँगी और सभी क्वेश्चन के बेहतरीन तरीके से आपको आंसर दूंगी, जो कि कम्प्लीटली एकदम आपका कुछ भी कन्फ्यूज़न है इस एग्ज़ाम को लेकर तो वो क्लियर कर देंगे। और जो जानकारी यहाँ पर दी जाएगी वो कम्प्लीटली ऑथेंटिक है, उसमें कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बस वीडियो को जो भी देख रहा है कैंडिडेट, गाइस पूरा देखिएगा। एक्चुअल में होता क्या है, आप लोग हाफ वीडियो देख लेते हैं या फिर वीडियो का कुछ पार्ट देख लेते हैं और फिर वही चीज़ें मुझसे आप व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। बार बार उसी एक चीज़ को रिस्पॉन्स करना बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। तो इट्स टू बेटर है हम जो हमारा वीडियो है उसी को प्रॉपर सुन लें, तो हमें भी इशू नहीं आएगा। और फिर अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ किसी कैंडिडेट को तो मुझे भी अजीब लगता है, बिकॉज आई प्रेफर कि जितने भी ऑडियंस मुझसे जुड़ रही है मैं सभी को प्रॉपर रिस्पॉन्स दे पाऊँ। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ नेट एंड जीआरएफ। देखिए, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको एक एक चीज़ क्लियर है, बट यहाँ पर हम क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं तो हम ए पॉइंट से ही बात करेंगे, जैसा मैं हमेशा मेरी वीडियोज़ में करती हूँ। व्हाट इज़ नेट एंड जीआरएफ। अगर नेट की हम बात करें तो नेट है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जीआरएफ इज़ फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। नेट एंड जीआरएफ, नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, क्लियर करने के बाद जो भी कैंडिडेट है वो इन इंडिया किस पोस्ट पर लग सकता है। अगर किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट चाहिए, ही और शी वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, देन दे हैव टू बी क्लियर नेट एग्जामिनेशन, जो कि इंडिया लेवल पर होता है। ध्यान रखिएगा, नाम ही क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एग्ज़ाम जो है आपका वो इंडिया लेवल पर है। और जीआरएफ की हम बात करें तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि यहाँ पर एक अमाउंट मिलता है आपको। किस चीज़ के लिए मिलता है, क्यों मिलता है, कितना मिलता है, सारी बातें करेंगे, बट प्रॉपर जब क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम बात करेंगे तब। इसलिए गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमने बात करी नेट क्या है और जीआरएफ क्या है, तो ये दोनों एक ही एग्ज़ाम है। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम तो एक ही लगता है, बस उसमें जो बिल्कुल टॉप मेरिट पर आते हैं वो जीआरएफ क्लियर करते हैं और उससे नीचे वाले नेट क्लियर करते हैं। नेट वाला कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है और जीआरएफ रिसर्च करने वाले कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट क्या करती है, रिसर्च को प्रमोशन देने के लिए, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए फेलोशिप्स देती है। तो जीआरएफ क्या है, आपकी फेलोशिप उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि रिसर्च में आगे बढ़ते हैं। हु आर एलिजिबल फॉर नेट एंड जीआरएफ। नेट एंड जीआरएफ के लिए कौन एलिजिबल है, तो गाइज नेट एंड जीआरएफ के लिए वो पर्सन एलिजिबल है जो क्या है, या तो पीजी में है या फिर जिनका पीजी कंप्लीट हो गया है और जिस सब्जेक्ट में आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद जो हम 2 साल का क्या करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस सब्जेक्ट में आपने अपना पीजी किया है उसी सब्जेक्ट में गाइस क्या करना चाहिए, नेट आपको क्लियर करना चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, पीजी अलग सब्जेक्ट में कर लेते हैं, नेट अलग सब्जेक्ट में कर लेते हैं, तो इसके बेनिफिट्स में थोड़ा सा इशू हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। आपका नेट किसी और में और पीजी किसी और में, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा इशू है। तो इसलिए जिस भी सब्जेक्ट में आप पीजी करें अपना नेट उसी में करें। और अगर हम मिनिमम एक परसेंटेज की बात करें तो गाइज़ यहाँ पर आपको पीजी में मिनिमम 55% चाहिए होती है जनरल कैंडिडेट को, और रिमेनिंग जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं सभी को 5% का क्या होता है यहाँ पर छूट मिलती है और आप 50% पर भी क्या कर सकते हैं, नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। विच बॉडी कंडक्ट दिस, तो हम बात कर लेते हैं। पहले ये सीबीएसई के अंडर में था, बट अब ये कौन करवाता है, एनटीए यूजीसी नेट ये कंडक्ट करवाता है। गाइज़ ध्यान रखिएगा, बॉडी चेंज हो गई है। और व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज। अगर हम बात करें तो नेट एग्जामिनेशन देने की एज़ पर कोई मिनिमम एज तो नहीं है, बट हाँ जो एज है वो इजीली कैंडिडेट की पीजी करते करते मिनिमम 18 to 21 तो आ ही जाती है, और कुछ कुछ केसेस में तो ये 23 तक भी चली जाती है। तो एज सच कुछ मिनिमम एज यहाँ पर है नहीं। हम मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं। नेट के लिए कोई भी आपके पास एज ग्रुप की लिमिटेशन नहीं है। 55 साल के इंसान भी क्या कर सकते हैं, नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बट लिमिट जो है वो जीआरएफ के लिए है।
आप अपना JRF का जो अटैम्प्ट है वो 30 वर्ष की उम्र तक ही दे सकते हैं, परंतु जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको 5 साल की क्या होती है इसमें छूट हो सकती है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं 35 ईयर्स तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्या यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम वर्क करता है? बिल्कुल सेंट्रल में जो रिजर्वेशन सिस्टम काम करता है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन सिस्टम काम करता है वो यहाँ पर कम्प्लीटली वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द सिलेबस। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं गाइज, तो सिलेबस आपको इसकी साइट पर मिल जाएगा। यू हैव टू गो ऑन द साइट ऑफ NTA UGC नेट, और आप अपने सब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इस वाले पॉइंट को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, क्योंकि अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वीडियो जो हम 15 to 20 मिनट्स में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो ईजिली 40 to 45 मिनट्स चली जाएगी। बट हाँ, जो कॉमन पेपर है यानी कि नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसका सिलेबस प्रॉपर तरीके से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। एंड पेपर 1 की जो तैयारी है वो मैंने चैनल पर स्टार्ट की है, ICT से मैंने ये टॉपिक्स स्टार्ट किए हैं, और हम ट्राई करेंगे कि बहुत अच्छे से और बहुत ही ऑथेंटिक डेटा के साथ मैं आपको जितना भी कंटेंट है बहुत ईजिली समझा पाऊँ, ताकि पेपर 1 में तो किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर दी मिनिमम मार्क्स टू क्लियर एग्जाम गाइज। तो आपको 40% लाने होते हैं, वही चीज़ है कि मिनिमम 40% और 5% का क्या है यहाँ पर रिलैक्सेशन, बट ये तो मिनिमम मार्क्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो रिजल्ट डिपेंड करता है वो तो कट ऑफ पर ही करता है, और वो 40% तो किसी भी सब्जेक्ट की एटलीस्ट नहीं ही जाती। हाउ मैनी पेपर्स आर देयर, तो अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 2 पेपर लगते हैं। 2 पेपर लगने का सीन ये है गाइज, एग्ज़ाम तो एक ही लगता है 3 घंटे का, ठीक है, एग्ज़ाम आपका एक ही लगता है 3 आवर्स का, जिसमें आपके दोनों पेपर्स होते हैं। दोनों पेपर्स का क्या मतलब है, यहाँ पर दोनों पेपर्स का आपका मतलब है पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है कॉमन टीचिंग एप्टीट्यूड का, हम इसको बोलते हैं, या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, इस प्रकार करके उसमें 10 यूनिट्स होती हैं, तो वो तो होता है पेपर 1 कॉमन पेपर, इसको हम बोलते हैं। और पेपर 2 होता है जिस सब्जेक्ट में आपने अपना PG किया है और नेट देना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट कहलाता है आपका पेपर 2। 2 घंटे का ये पेपर होता है, 1 आवर का ये होता है, परंतु ये मर्ज होकर क्या होते हैं 3 घंटे के पेपर लगते हैं, और इंडिविजुअल एक के लिए लिमिट नहीं होती, आपका 1 घंटे वाला पेपर भी 2 घंटे वाले के साथ मर्ज रहता है, तो 3 घंटे का आप ये मान सकते हैं। 2 पेपर्स को इंक्लूड करते हुए एग्जाम लगता है पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का रहेगा, पेपर 1 कॉमन रहेगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, इसको प्रिपरेशन के लिए मैं बता दूँ आपको गाइज, आप अपनी जो UG PG की बुक्स हैं रिलेटेड सब्जेक्ट में वो पढ़ सकते हैं, और इसी के साथ हैप्पी कॉमर्स अब आपकी कैसे हेल्प करेगा, तो हम लोग यहाँ पर हेल्प करेंगे आपकी पेपर 1 में, और जो कॉमर्स के कैंडिडेट्स हैं गाइज उनकी यहाँ पर कंप्लीट हेल्प की जाएगी। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आता है, आपके जितनी भी क्वेरीज थी इस वीडियो से क्लियर होती है तो मस्ट टेल इन द कमेंट सेक्शन और लाइक द वीडियो, एंड दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थोड़ा अच्छा लगता है अगर जो हमें सुन रहे हैं उनको हम पे ट्रस्ट रहता है और अप्रिसिएशन मिलता है, तो ऑब्वियसली बात है सबका मोरल बूस्ट होता है, और मोटिवेशन के थ्रू हम और भी नेक्स्ट वीडियोस को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम, इसकी हम बात कर लेते हैं गाइज। देखिए नेट एग्ज़ाम और एक है हमारे पास पॉइंट JRF, तो इसको क्लियर करने के बाद क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स कुछ इस प्रकार से हैं गाइज, जो नेट को क्लियर करता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या करता है मिनिमम एलिजिबिलिटी को गेन कर लेता है, और आप इसी के साथ कहीं पर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में क्या कर सकते हैं, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं। और जो लोग JRF क्लियर करते हैं उनको PhD में एडमिशन लेने पर, रिसर्च करने पर अमाउंट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और इसी के साथ जो लोग टॉप मेरिट में आते हैं, तो गवर्नमेंट की 9 जो मेन कंपनियां हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर की 9 कंपनीज़ हैं, वो क्या करती हैं सीधे सीधे यहीं से रिक्रूटमेंट कर लेती हैं। कुछ टाइम से ये न्यू ट्रेंड आया है, जो गवर्नमेंट की मेन, जिसे हम शायद नवरत्न कंपनियां बोलते हैं, जिसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं। मोटे तौर पर मैं आपको बता देती हूँ यहीं पर कि कौन कौन सी कंपनीज़ को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर गाइस हम इंक्लूड करते हैं, इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का, ताकि हम हाईलाइट कर पाएँ और आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। तो कंपनी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है भेल, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और इसी के साथ आपका आ जाता है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और NMRL यानी कि नवल मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी। नेक्स्ट है आपका ONCG की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसके बाद है BEL है यहाँ पर आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और एक जो कंपनी बच रही है वो है आपकी OICL।
यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो गाइज़ ये 9 कंपनियां हैं जो आपको क्या करती हैं, मेरिट में आने पर जो कैंडिडेट्स टॉप करते हैं उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लेती हैं। जब भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकलता है तो वहाँ पर क्लियर मेंशन होता है कि इस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो लोग मेरिट में आए हैं केवल वही लोग अप्लाई करें। तो काफ़ी अच्छी बात है ना, अगर हम मेरिट में आते हैं तो यहाँ से क्या हो सकता है, आपकी जॉब भी लगने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट्स वाली बात हमने कर ही ली है, और इसके बाद हम बात करेंगे इन हाउ मैनी सब्जेक्ट्स दिस एग्ज़ाम कंडक्ट। तो एनटीए की अगर हम साइट पर विजिट करेंगे गाइस, तो ये जो है 81 सब्जेक्ट्स में अपना क्या करवाता है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। आपका सब्जेक्ट कौन सा है आप उस पर फोकस रखें। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि क्या एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा बार नेट कर सकता है गाइस। जिसमें आपका पीजी कर रखा है आपने, उसमें आप नेट करें। अब चाहे आप नेट को एक बार क्लियर करें चाहे 10 बार, फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला। हाँ बस ये है कि लोग जीआरएफ के लिए क्या करते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और 10-10 11-11 अटैम्प्ट निकलने पर भी क्या होता है, जीआरएफ नहीं निकलता। और इसी के साथ जो नेट की सीट्स होती हैं वो भी ख़राब होती हैं। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम अपना जीआरएफ में क्लियर कर सकें। और इसी के साथ आप चाहें तो जितने सब्जेक्ट्स में नेट क्लियर कर सकते हैं, बट उन सब में आपका पीजी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका पीजी एक ही सब्जेक्ट में है और आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में नेट क्लियर कर रहे हैं तो उसका कुछ बेनिफिट रह नहीं जाएगा, वो केवल एक आपकी मानसिक संतुष्टि के तौर पर रह जाएगा। क्योंकि जब आप कहीं पर डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है पीजी के डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, और अगर आपने पीजी सब्जेक्ट में किया ही नहीं तो फिर नेट का कोई फ़ायदा नहीं है। हाउ मैनी कैंडिडेट्स क्लियर नेट एंड जेआरएफ। नेट की अगर हम बात करें तो जितने लोग अप्लाई करते हैं उसके टॉप 6% को नेट दिया जाता है। और एज पर माई नॉलेज इन 6% में से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स 1 to 2% लोगों को क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली तो 1% को ही क्या होता है, जीआरएफ के लिए चूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ को समझ लेते हैं, एग्ज़ाम एक ही लगता है नेट और जीआरएफ के लिए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेट जीआरएफ एग्ज़ाम। अब जो लोग बिल्कुल टॉप मेरिट में आते हैं उनको तो मिल जाता है जीआरएफ, और जीआरएफ की एलिजिबिलिटी के बाद जो मेरिट बचती है उसमें लोगों को मिलता है नेट। मान लीजिए 100 लोगों ने कोई एग्ज़ाम दिया, ठीक है, 100 लोग एनटी के एग्ज़ाम में बैठे, और क्योंकि हमें 6% लोगों को मेरिट चूज़ करनी है, आपके 6% लोगों ने क्या करा, टॉप करा, तो इसमें से ऊपर के जो 1 और 2 है उनको जीआरएफ मिल जाएगा, वो नेट एंड जीआरएफ क्वालिफाइड कहलाएंगे। रिमेनिंग 4 क्या कहलाएंगे, केवल नेट क्वालिफाइड। हाउ मैनी टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट इन द ईयर। तो देखिए गाइस 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है साल में, जून और दिसंबर में, पर चूँकि कोविड और लॉकडाउन के बाद स्थिति थोड़ी अजीब हो गई है तो पिछले 1-1.5 साल से इसका जो सिस्टम है वो थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा है। बट हम होप करते हैं कि नेक्स्ट ईयर से मे बी ये ट्रैक पर आ जाए और साल में 2 ही बार एग्ज़ाम्स कंडक्ट हों। हाउ मैनी अटेम्प्ट कैन अ कैंडिडेट गिव। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेट के लिए तो आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड टाइम चाहें तो नेट दे सकते हैं। अगर किसी को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाना हो तो वो हर साल दोनों अपना नेट दे, और अपनी जो एक एज ग्रुप है 50, 60, 65 तक भी क्या कर सकते हैं, नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट हाँ, देयर इज़ अ लिमिट फॉर द जीआरएफ अटेम्प्ट्स के लिए लिमिट नहीं है, बट एक एज लिमिट है। 30 साल के ऊपर जाने के बाद आप जीआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसा मैंने ऊपर बताया था 30 साल में आप क्या कर सकते हैं, बस 5 साल मर्ज कर सकते हैं, वो भी रिजर्वेशन सिस्टम के चलते, तो वहाँ पर एग्ज़ाम दिया जा सकता है। तो जीआरएफ के लिए आपके पास एक तरीके से एज के थ्रू लिमिट है, अदरवाइज कोई लिमिट नहीं है। व्हाट इज़ द मोड ऑफ एग्जामिनेशन। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता तो मैं बता दूंगा, इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन नहीं होकर क्या होता है, ऑनलाइन होता है। 2018 तक ये ऑफलाइन होता था, बट उसके बाद क्या कर दिया गया, इसको ऑनलाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड जीआरएफ। जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट एक बार और बता देती हूँ कि नेट एग्जामिनेशन तो क्या है, केवल एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इसको क्लियर करने के बाद हम क्या बन जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। जबकि जीआरएफ को क्लियर करने के बाद हम अगर पीएचडी करना चाहते हैं या फिर रिसर्च के सेक्शन में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें एक अमाउंट मिलता है। अमाउंट वगैरह की बात हम आगे कर लेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कट ऑफ नेट एंड जीआरएफ। जैसा मैंने आपको बताया गाइस 6% को चूज़ करते हैं नेट के लिए, और इसमें टॉप 1 या 2% को क्या करते हैं, जीआरएफ के लिए चूज़ किया जाता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग रहता है, और यहाँ पर 5 to 10% का डिफरेंस आ जाता है नेट और जीआरएफ के रिजल्ट में। जस्ट फॉर लाइक कॉमर्स का हम अजम्पशन ले लेते हैं, अगर 65% पे क्या हो रहा है, आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो रहा है, तो नेट 60% पे क्वालिफाई हो जाता है। ऐसा कुछ सीन ये रहता है। हाउ कैन वी गेट अमाउंट आफ्टर क्लियरिंग एग्जाम। कुछ लोगों का मत ये रहता है, क्वेश्चन ये रहता है कि मैम जैसे ही हमने मान लीजिए जीआरएफ क्लियर कर लिया तो क्या हमें अमाउंट मिलने लग जाएगा। नहीं गाइस, आपको सिर्फ जीआरएफ क्लियर करने पर अमाउंट नहीं मिलेगा। यू हैव टू टेक एडमिशन इन दी पीएचडी में। क्यों, पहले तो एमफिल में भी मिल जाता था, बट चूंकि नई एनईपी लागू हो चुकी है, एमफिल क्या हो चुका है, बंद। तो पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद ही आपको क्या मिलेगा, जीआरएफ का अमाउंट मिलेगा। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की हम बात कर लें, नेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। आपने अगर नेट निकाल लिया एक बार
तो आप लाइफ टाइम के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है। बट जीआरएफ के लिए आपके पास क्या होता है, जीआरएफ के लिए आपके पास 3 साल की लिमिट होती है, यानी कि आपने जब जीआरएफ क्लियर किया है उससे 3 साल के अंतर्गत आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है, तभी आपका अमाउंट है जो शुरू होता है। दूसरी बात, एक चीज़ यहाँ पर ये है, कुछ लोग क्या करते हैं फर्स्ट ईयर में ही पीजी के नेट वगैरह निकाल लेते हैं और फिर उनको लगता है कि मैम ये वैलिड भी है नहीं। उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि अगर आपका नेट क्लियर हुआ है तो नेट क्लियर होने की तारीख से लेकर 2 साल के भीतर यानी कि विदिन 2 ईयर्स क्या हो जाना चाहिए, आपका पीजी फाइनल हो जाना चाहिए। हाउ मच अमाउंट वी गेट इन जीआरएफ, यहाँ हम बात कर लेते हैं कि हमें जो अमाउंट है नेट जीआरएफ का वो कितना मिलता है। तो गाइस नेट जीआरएफ में देखिए अप्रॉक्स 35 के अराउंड जो हमें अमाउंट मिलता है, और एग्जैक्टली अमाउंट कितना है उसकी हम बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में जो जीआरएफ है उसमें आपको 31 के आसपास अमाउंट मिलता है, और इसी के साथ आपको समथिंग 5 के यहाँ पर मिल जाता है जिसे हम बोलते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, और 2500 रुपये आपको मिलती है एक कंटिजेंट अमाउंट करके मिलता है। तो आपके पास समथिंग ये हो गया, मान लीजिए 37,500 के पास आपके पास ये अमाउंट आता है, यानी कि जो जीआरएफ का अमाउंट है वो कुछ 35,000 के आसपास क्या होता है आपका पर मंथ आपको रिसीव होता है। और नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग जीआरएफ, ये मैंने आपको बता दिया। पीएचडी में एडमिशन आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, उसी के बाद आपका जीआरएफ का अमाउंट चालू होगा। इसका प्रोसेस क्या है गाइज, तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, अदरवाइज खास वेरिएशन होता नहीं है। कोर्स वर्क की स्टार्टिंग से आपको अमाउंट मिलने लग जाता है। जैसे पीएचडी में आप एडमिशन लेते हैं तो जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, वो सबमिट करनी होती है और आपका अमाउंट चालू वहाँ पर हो जाता है। कैन वी ट्रेस इट, यस बिल्कुल। जो लोग जीआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं आफ्टर पीएचडी एडमिशन, जब वो लोग क्या करते हैं रिसर्च सेक्शन में जाकर एनरोल करवाते हैं तो उनको एक आईडी जनरेट होता है, वहाँ से वो अपना अमाउंट कितना क्लियर हो रहा है, कब कब क्लियर हो रहा है, ये सब चीज़ें ईजीली ऑनलाइन ट्रेस कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने हमको दी हुई है। फ्रॉम वैन जीआरएफ स्टार्ट, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैम पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद 6 मंथ्स के कोर्स वर्क के बाद जीआरएफ स्टार्ट होता है या फिर पहले ही। तो गाइस पहले तो बाद में हुआ करता था, बट अब कंडीशन चेंज हो गई है। जैसे ही आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं कोर्स वर्क की तारीख से ही क्या होता है आपको आपका जीआरएफ का अमाउंट मिलने लग जाता है। व्हाट इज़ कंडीशन ऑफ सरेंडर जीआरएफ एंड कैंसिलेशन ऑफ जीआरएफ, देखिए अगर गाइड को ये लगता है कि आप सेटिस्फैक्टरी वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपका जीआरएफ कैंसिल करवा देते हैं वो लोग, बट ऐसा रेयर केसेस में होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो पीएचडी में एडमिशन ले रहा है तो कोई रेयर केस ही होगा जो इस तरीके की डिसिप्लिन सी को ख़राब करेगा, और बाकी सरेंडर करना पड़ता है। इन द केस अगर आपके बीच में कोई जॉब वगैरह लग जाती है तो फिर आपको ये अमाउंट नहीं, आपको इन फ्यूचर का जीआरएफ जब से आपकी जॉब लगी है तब से वो आपको सरेंडर करना पड़ता है। आफ्टर हाउ मच टाइम जीआरएफ कन्वर्ट्स इन एसआरएफ, तो हम जान लेते हैं पहले एसआरएफ क्या है। वैसे आगे मैंने क्वेश्चन रखा था बट ठीक है हम इसको यहीं बता देते हैं। जीआरएफ इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एसआरएफ इज़ सीनियर रिसर्च फेलोशिप। जीआरएफ आपको 2 साल तक मिलता है और जो एसआरएफ है वो रिमेनिंग 3 साल तक मिलता है। ध्यान रखिएगा गाइस, जो जीआरएफ का अमाउंट है वो मैक्सिमम आप 5 साल तक ही ले सकते हो, इसलिए अधिकतर लोग जो जीआरएफ कर रहे हैं अगर उनकी जॉब नहीं लगती तो अपनी पीएचडी को 5 साल तक खींच कर आगे ले जाते हैं। हम एसआरएफ की बात करें तो मैंने आपको बता दिया जीआरएफ 2 साल तक मिलेगा, फिर वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप में वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर ट्रांसफरिंग अमाउंट टू बैंक अकाउंट। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कितनी अपडेटेड है, कितना फास्ट वो काम कर रही है। उसका रीज़न ये है कि हर मंथ एक आपकी रिपोर्ट आगे जाती है जो आपके गाइड के साइन वगैरह होकर रिसर्च सेक्शन में रिलेटेड यूनिवर्सिटी में आपको सबमिट करनी होती है। अब आपकी यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेक्शन कितना फास्ट है, कितना जल्दी वो पोर्टल पर यानी कि यूजीसी के पोर्टल पर आपकी इन्फॉर्मेशन अपलोड करता है, वो इन्फॉर्मेशन आगे से अप्रूव होती है, तो ये सब डिपेंड करता है कि आपका बैंक अकाउंट में पैसा कब आएगा। और बाकी हम मान के चलिए जीआरएफ होने के बाद पैसा अटकता कहीं नहीं है, बट ये कि टाइम लग जाता है, कभी कभी 3 to 4 मंथ, कभी 1 to मंथ में भी आ जाता है। इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस टेकन बाय द रिसर्च सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। फॉर हाउ लॉन्ग वी गेट जीआरएफ, जैसा मैंने आपको बताया कि आप 2 साल तक के लिए जीआरएफ ले सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए आपको क्या मिलता है, एसआरएफ मिलता है। इस बीच आपकी जॉब लग जाती है या फिर आपको अनसेटिस्फैक्टरी वर्क कर देते हैं बीच में तो जीआरएफ बंद हो जाता है। कैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय गेट जीआरएफ, नो। अगर आप किसी भी जॉब में हैं, नॉट इवन गवर्नमेंट जॉब में, तो भी आपको क्या होगा, जीआरएफ का अमाउंट है वो नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि मैम कोर्स वक्त में हम जब ऑफ लेते हैं ऑब्वियसली बात है लेना ही पड़ेगा, तो क्या हमें हमारा अमाउंट मिलेगा जीआरएफ का? जी नहीं,
जैसे आप एडमिशन लेते हैं वहाँ पर आपको एनओसी दिखानी पड़ती है गवर्नमेंट जॉब की, तो वहीं पे प्रूफ हो जाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और सारे चांसेस आपको जेआरएफ मिलने के ख़त्म हो जाते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपकी कहीं से भी अर्निंग हो रही है जिसको आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं तो आप जेआरएफ नहीं उठा सकते। और मेरा मानना भी ये है कि कोई कैंडिडेट ये करे भी नहीं, क्योंकि इन द केस अगर पकड़ में आते हैं तो फिर फालतू ये कानूनी दांव पेचों में फंसना आई डोंट प्रेफर। व्हाट इज़ एसआरएफ, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जेआरएफ जब 2 साल बाद एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अब इसमें हम अमाउंट की बात कर लेते हैं, हाउ मच अमाउंट वी गेट इन द जेआरएफ एंड एसआरएफ। जेआरएफ में मैं बता चुकी है आपको और फिर से बता देती हूँ गाइस, जेआरएफ में हमको मिलता है 31K तो हमारा मेन अमाउंट, उसके बाद 4960 मिलता है हमको एचआरए और नेक्स्ट है 2500 रुपये हर क्वार्टर में हमको मिलता है कंटिजेंसी अमाउंट, एक तरीके से डिक्शनरी वगैरह पर खर्च करने के लिए। एचआरए की हम बात करें तो मैक्सिमम 4960 मिलता है वो लोग जो अपने रिसर्चेस के लिए क्या कर रहे हैं, रेंट पर रह रहे हैं। इन द केस अगर आपका रेंट मान लीजिए कम है तो वहाँ पर आपको किरायानामा भी लगाना पड़ता है पेपर्स में। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 4000 ही रेंट है तो फिर आपको 4000 ही अप्रूव होगा। इन द केस आपका रेंट कितना है 6000 तो गवर्नमेंट मैक्सिमम कितना अमाउंट देती है 4960 रुपीज़ और ये हमारा 31K मेन अमाउंट है कि। बट अब हम एसआरएफ की बात करेंगे, जैसे अमाउंट हमारा एसआरएफ में कन्वर्ट होता है तो अमाउंट में चेंजेस आ जाते हैं और अमाउंट में चेंजेस कितना आता है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो गाइस जो आपका 31K का अमाउंट है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका 35K में। जो आपका 4960 का अमाउंट है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका 5600 रुपये में और जो ये 2500 है ये हो जाता है 5125 रुपये में। तो ये अमाउंट मिलता है आपको एसआरएफ कन्वर्ट होने पे। तो आप देख सकते हैं पर मंथ हमको कितना मिल रहा है गाइस, अप्रॉक्स 40K मिल रहा है पर मंथ। ओके, तो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। इसी के साथ आप अपने रिसर्चेस पे फोकस कर सकते हैं और साथ में एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। आई नो कि रिसर्च अपने आप में बहुत बड़ी डील है बट इन द प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो टाइम मिलता है ऐसा नहीं है। नेक्स्ट ठीक है, द वीडियो इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड आई थिंक एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट क्वेश्चन रह रहा है एक, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स इज़ रिक्वायर्ड। तो गाइस हम अगर डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं तो, और ये डॉक्यूमेंट्स कब, जब हमारा जेआरएफ हमें लेना है उस टाइम पर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, तो ताकि हम क्या कर सकें, हम पहले उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस वगैरह ऐसे हैं कि जो लाइनअप हैं और जल्द ही पीएचडी एंट्रेंसेस वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में आने वाले हैं। जेआरएफ कैंडिडेट्स कहीं भी पीछे ना रहें। राजस्थान यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी क्या करने वाली है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है अपना पीएचडी एंट्रेंस का। द पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। गाइस मेहनत में लग जाइए। चैनल पर आपको जितने भी पीएचडी एंट्रेंसेस हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ के, राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट प्लस इंडिया की जितनी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ है सबकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी के साथ आप लोग क्विक अपडेट्स के लिए मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ हाई लिख कर मुझे बोल सकते हैं कि मैम प्लीज़ ऐड अस, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। व्हाट आर दी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, तो हम एक बार डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। अप्रॉक्स यहाँ पर जेआरएफ के लिए हमें कुछ 24 के आसपास डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसकी लिस्ट मैं वैसे तो टेलीग्राम पर डाल दूँगी बट एक बार हम यहाँ भी जिक्र कर लेते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका डिटेल्ड परफॉर्मा, जो कि आपको यूजीसी की साइट पर मिल जाएगा। ठीक है, ये वहीं पर मिलेगा आपको डिटेल्ड परफॉर्मा। और इसके बाद है ज्वाइनिंग रिपोर्ट एनेक्चर। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं गाइज, ये आपको मिलेंगे केवल और केवल कहाँ पर, यूजीसी की साइट पर ही मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने क्या करा है, एंट्रेंस वगैरह दिया है, अगर उसकी कुछ मार्कशीट वगैरह है तो वो। और इसके बाद ऑफिस ऑर्डर्स, ठीक है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो कोर्स वर्क के बाद आता है, इसलिए पहले आप वहाँ पर प्रोविजनल लगाते हैं। और हर मंथ एक कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है अपने गाइड के और अपने एचओडी के, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साइन करवाकर। इसका जो परफॉर्मा है वो भी यूजीसी की साइट पर आपके पास अवेलेबल है। एचआरए आपको दिखाना पड़ता है वहाँ पर हर महीने। कंटिजेंसी एनेक्चर देना पड़ता है जो कि आपको यूजीसी की साइट पर मिल जाएगा और ये हर क्वार्टर में देना पड़ता है, हर मंथ नहीं लगता। नेक्स्ट है आपकी 2 आईडीज़ यहाँ पर लगती हैं, ठीक है। और अगर आप किराए पर रह रहे हैं एचआरए के लिए तो किरायानामा लगेगा, सेल्फ एफिडेविट लगता है और इसके बाद फीस रिसिप्ट लगती है, डीडी की कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी, अगर कैंसिल चेक आपके पास है तो। दूसरी बात, आपका अगर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपने वहाँ पर लगाया है तो कास्ट सर्टिफिकेट, 10, 12 यूजी पीजी नेट सर्टिफिकेट, जीआरएफ अवार्ड लेटर, ये सब आपका लगेगा ही लगेगा गाइज।
किराएनामे में जो होता है उसके साथ उनको क्या करना पड़ता है, आपको वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस किराए की रसीद और 2 रुपये के रेवेन्यू टिकट के साथ आपको वो सब सबमिट करना पड़ता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप पहले से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जैसा मैंने बताया आई विश कि आप लोगों का एडमिशन हो ही जाए तो आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। समय रहते चीज़ें हो जाती हैं वो बढ़िया रहती हैं। और ये तो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास होने चाहिए, कुछ मिसिंग है तो हम टाइम रहते बनवा लेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट है। गाइस वीडियो पसंद आया हो तो याद से लाइक करिएगा। आपको अप टू डेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। मैंने जैसा बताया पेपर 1 के लिए कंटेंट स्टार्ट कर दिया है। आप लोग ICT की वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ। सारे कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल A पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। वी आर नॉट लाइक कि आप लोग नेट का एग्जाम दे रहे तो इतना तो आता होगा, नहीं। आई नो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो A से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहना। वी विल मीट सून। गुड लक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।